अच्छा बेटा, कल जो हमारी बात चल रही थी वो डिमांड से रिलेटेड चल रही थी, वो एंड नहीं हुई है अभी तक। थोड़ा सा हमने उसको और देखना है। और ये है कि इंशाल्लाह आज हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिकल पास पेपर करेंगे। यूजुअली देखें, डिमांड आज से पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हमारा लास्ट ईयर 2024 का गया है उसमें एक क्वेश्चन आया था जो कि प्योरली डिमांड से रिलेटेड था। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने करना है ताकि हमें चीज़ें समझ आए। स्टार्टिंग हमने ली थी अपने पेपर पैटर्न से। रिलेशनशिप को समझा था कि पॉजिटिव है तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को शायद बताना भूल गया था, याद रखिएगा। जो भी आपका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है ना, वो कभी भी अपने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा अनटिल अनलेस मैं बताऊं। ठीक है? हमेशा आप लोग थोड़ा सा गैप छोड़ के स्टार्ट करेंगे। कभी भी ओरिजिन से, इस लाइन से, यहां से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। सही है? मैं बताऊंगा कब होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग बात कर्व की अगर बात करें, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बेटा कभी भी अपने एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। सही है? अनटिल एंड अनलेस मैं ना बताऊं। आपने हमेशा यहां पे एक स्पेस छोड़नी है। और अगर आप लोग एक चीज को गौर से देखें, आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो दोनों अपने वाई एक्सिस को टच करके बन रहे हैं, तो आपने भी टच करके ही बनाना है। इसके पीछे रीजन है, मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने। अच्छा, फिर हम लोगों ने बेसिक डिमांड की बात की थी कि जी डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, प्राइस फैक्टर से किस तरीके से आपके पास मूवमेंट आ रही होती है। फिर हम लोग अदर फैक्टर्स की तरफ गए थे, जिसमें इनकम की बात की, प्रोग्रेसिव टैक्सेस की बात की, एडवर्टाइजिंग की बात की, सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री की बात की। और ये कुछ अदर और चीज़ें हैं जो कि आपकी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद बेटा हम लोगों ने दोनों को कंपेयर किया था, शिफ्ट किस तरह आता है। और फिर मैंने आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन बढ़वाई थी। ठीक है? ये लास्ट क्लास की बेसिक कहानी है। अच्छा, अभी हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, वो और बड़ी बेसिक सी चीज है। इसे हम लोग कहते हैं मार्केट डिमांड। ये एमसीक्यूज में आएगा ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा ये टेस्ट नहीं होगा इन एएस। सही है? मार्केट डिमांड की डेफिनेशन को देखिएगा। इट इज द हॉरिजॉन्टल समेशन, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। माजरत के साथ ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। बेटा हॉरिजॉन्टल समेशन का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये लाइन जो ऐसे बनती है। ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और समेशन का मतलब क्या है? प्लस करना। जब हम हॉरिजॉन्टली सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को ऐड करते हैं, इससे हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व बन जाती है। तो अब यहां पे देखो जरा मैं क्या बात कर रहा हूं, ये देखो। मैं यहाँ पे चार अलग अलग डिमांड कर्व्स बना रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ये आपके पास आ रहा है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कि नॉर्मल है। ठीक है? अच्छा भाई, मैं जरा इसका डुप्लीकेट बना लूं। ठीक है भाई, ये चार आपके अलग अलग डिमांड कर्व्स आ गए। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी मिस्टर एक्स। सही है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिस्टर वाई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिस्टर जेड, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मार्केट डिमांड। ठीक है जी? सुनिएगा जरा। बेटा फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल 5 रुपए की है। ये पेंसिल कितने की है? 5 रुपए की पेंसिल है। तो भाई मिस्टर एक्स गया और मिस्टर एक्स ने जाके कहा कि यार ये 5 रुपए की मुझे 50 पेंसिल्स चाहिए। तो मिस्टर एक्स ने कितनी पेंसिल खरीद ली? 50। मिस्टर वाई गया। अब मिस्टर वाई के लिए भी प्राइस तो 5 रुपए ही रहेगी ना पेंसिल की। मिस्टर वाई गया और मिस्टर वाई ने कहा कि यार ये 5 रुपए की मुझे 30 पेंसिल्स चाहिए। अच्छा भाई। फिर मिस्टर जेड गया। मिस्टर जेड ने कहा कि यार ये 5 रुपए की मुझे 20 पेंसिल्स चाहिए। तो मार्केट डिमांड कर्व के हिसाब से आपके पास टोटल कितनी पेंसिल्स बिकी हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल समेशन, हॉरिजॉन्टली सबको ऐड करना। यानी कि 50 + 30 + 20 इज इक्वल्स टू के मार्केट में 5 रुपए की 100 पेंसिल्स बिक गई हैं। मार्केट में 5 रुपए की 100 पेंसिल्स बिक गई हैं। इसे हम लोग कहते हैं बेटा हॉरिजॉन्टली सम करना सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को, विच इज नोन एज मार्केट डिमांड। कोई मसले वाली बात है बेटा?
कोई टेंशन वाली बात है? बेटा ये तारा नाम का कौन है जरा, अगर आपका असल नाम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भाई करेक्ट नाम से आए। कोई मसले वाली बात? चलो वेरी गुड। अब आओ जरा एक पास्ट पेपर क्वेश्चन की तरफ। टॉपिकल पास्ट पेपर। ये देखो जरा क्या कह रहा है बेटा, ये ईयर आपके पास लिखा हुआ है अक्टूबर नवंबर 2024, पेपर 22, 2024 का सवाल है। टोटल सेल्स आर नॉट वर्थ 100, टोटल यूनिट्स विच आर सोल्ड आर 100। ठीक है, जो हम लोग अगर वर्थ की बात करते हैं ना बेटा, वर्थ के अंदर तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा ना, वर्थ निकालने के लिए। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? वर्थ 500 ही आ जाएगी। टोटल सेल्स जो हैं वो 100 यूनिट बिके हैं। सही है राफे? अच्छा अब यहां पे आओ। अक्टूबर नवंबर 2024, पेपर 22 यानी कि पेपर 2, वेरिएंट 2। क्वेश्चन नंबर 2A है। तो बेटा जरा क्वेश्चन को देखिएगा। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, briefly explain how the cause of movement along demand curve differs from the cause of shift in demand curve। देखो सवाल को तोड़ो, सवाल को तोड़ना सीखो। एंड तक छोड़ो, एंड से आगे नहीं पढ़। सवाल का पहला हिस्सा क्या कहता है? कहता है कि यार मुझे ना मूवमेंट और शिफ्ट के बीच में डिफरेंस समझाओ, क्या होता है। अब देखो बेटा, ये आपकी हैं बुकिश बातें। ये क्या है? आपकी बुकिश बात है कि यार मूवमेंट इस वजह से आता है, शिफ्ट इस वजह से आता है, ये बुक में हमने पढ़ा हुआ है, ये वो। ये है बुकिश बातें। तो ये बुकिश बातें किस में जाएंगी? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में। किस में जाएंगी? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा भाई ये देखो, इस तरीके से मूवमेंट दिखती है, इस तरीके से शिफ्ट दिखता है, ये सब बुकिश बातें, तो ये जाएगी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जामिनर ने कितने मार्क्स साइड में कर दिए? 3 मार्क। 3 मार्क्स साइड। अब आप 500 पेजेस लिख के आ जाओ, आपको 3 मार्क्स से ऊपर नहीं मिलेंगे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सही है? तो सवाल का पहला रुख क्या कहता है कि मुझे मूवमेंट और शिफ्ट के बीच में डिफरेंस बता दो। मुझे मूवमेंट और शिफ्ट के बीच में डिफरेंस बता दो। एंड कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर वन गुड ऑफ प्राइस चेंजेस इन अदर गुड्स। दूसरा रुख क्या कहता है? दूसरा रुख क्या कहता है सवाल का? कहता है और भाई मुझे ये कंसिडर करके बताओ, मुझे ये कंसिडर करके बताओ कि एक गुड की प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड में कैसे इंपैक्ट आ रहा होगा। सवाल को समझिएगा बेटा। सवाल का पहला पार्ट था कि मुझे मूवमेंट और शिफ्ट के बीच में फर्क बता दो। ये आपकी हो गई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर कहता है कि यार मुझे ये बताओ कि अगर कोक की प्राइस में चेंज आएगा तो पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि ये किस वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, कौन से अदर फैक्टर की बात कर रहा है? वो ये वाले अदर फैक्टर की बात कर रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आप लोग मार्क्स क्यों नहीं स्कोर कर पाते? कि आप लोग सवाल को पढ़ते ही नहीं हो, आपको समझ ही नहीं आता एग्जामिनर मांग क्या रहा है। तो बेटा बड़े गौर से हाजिर दिमागी के साथ आपने वहां पे बैठना है, ठीक है? अच्छा अब जरा आंसर को देखो जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, मतलब जो इसके पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, कंस्ट्रक्ट आप लोगों ने खुद करना है। तो बेटा जब उसने कहा कि मुझे मूवमेंट और शिफ्ट का फर्क बताओ, AO1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कितने मार्क? 3 मार्क। आपने डिमांड को डिफाइन किया, आपने लॉ ऑफ डिमांड लिखा, आपने रीजन बता दिया जी मूवमेंट किस वजह से आती है, प्राइस की वजह से, और शिफ्ट किसकी वजह से आता है, अदर फैक्टर की वजह से। ठीक है? और आपने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई, एक डायग्राम बनाई, यहाँ पर आपके पास नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का गेम खत्म। यहां तक बेटा किसी को कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो पूछ लें। यहां तक वेरी गुड। चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने सवाल के। प्लीज रिपीट द लास्ट पार्ट। बेटा कुछ भी नहीं था लास्ट पार्ट में। अभी हम लोग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे हैं। आपने उसकी बेसिक उसको चीजें बता दी कि ये चीजें होती हैं। अच्छा, सवाल का दूसरा रुख ये वाला कि यार मुझे ये बताओ कि अगर आपकी कोक की प्राइस में चेंज आएगा तो उससे आपकी पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? देखो क्वेश्चन को पढ़ो ना। कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड फॉर वन गुड ऑफ प्राइस चेंजेस इन अदर गुड। सही है? ये वाला जो पार्ट आपका है ये आपका एनालिसिस और एप्लीकेशन का पार्ट है, जिसके लिए एग्जामिनर ने फर्दर कितने मार्क डाले हुए? 3।
3 मार्क्स से ऊपर नहीं मिले। आओ जरा एनालिसिस की बात करते हैं। क्योंकि उसने बोला था कि पेप्सी की कोक की प्राइस में चेंज की वजह से पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, इसका मतलब है कि ये बात कर रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर मैंने आपको सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री की आपने यहाँ पे बात करनी है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि जॉइंटली यूज्ड गुड्स होते हैं, जो कि दूसरे गुड के बिना किसी काम के नहीं होते। देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। इस तरीके से एक्सप्लेन करें। एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, कि अगर गाड़ी महंगी होती है तो लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे। जब लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल खरीद के उसका नशा तो नहीं करेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर गाड़ी सस्ती होती है तो लोग ज्यादा गाड़ी खरीदेंगे। ज्यादा गाड़ी चलाने के लिए उनको पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। दिस प्रूव्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप अमंग कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। यहां तक एक साइड खत्म। सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाओ। सब्स्टिट्यूट गुड्स और ऑल्टरनेटिव गुड्स विच कैन बी यूज इफ वन इज नॉट अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं। If price of tea rises, if price of tea rises, demand for tea would fall. As a result, consumers will start switching to coffee and buy more coffee, due to which demand of coffee will increase. On the other hand, if price decreases, लोग टी ज्यादा खरीदेंगे, कॉफी से स्विच करके लोग चाय पे जाना शुरू कर देंगे, हेंस प्रूविंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप अमंग सब्स्टिट्यूट गुड्स। कोई टेंशन वाली बात है बेटा? कोई टेंशन है? अच्छा, इसमें ये नहीं लिखना वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का लफ्ज मैं किसी का ना देखूं, एग्जामिनर घर आके मारेगा। वाइस वर्सा नहीं लिखना। कोई टेंशन यहां तक एनालिसिस में? हाँ जी। वेरी गुड। अब आ जाओ 2 मार्क जो आपके रहते हैं इवैल्यूएशन और कंक्लूजन के। अब इसको जरा पढ़ना। इन थ्योरी, अ मूवमेंट अलोंग द कर्व हैपेंस ओनली व्हेन प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ चेंजेस। यानी कि मूवमेंट सिर्फ तब होगी जब गुड की अपनी प्राइस में चेंज आएगा। बट इन रियल मार्केट, अब देखो मुझे इस चीज के बारे में प्रॉपर उसको बताना है कि यार और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी प्राइस को भी अफेक्ट कर सकती हैं, चीजों को अफेक्ट कर सकती हैं। बट इन रियल मार्केट, price changes often happen alongside changes in income, taste, or advertising, which are non price factors. This can lead to a shift in demand instead. So, the actual cause of change in quantity demand is not always easy to isolate. क्या मतलब है जरा समझना। हमने कहा जी कि प्राइस की वजह से आपके डिमांड में मूवमेंट आती है, ऊपर नीचे मूवमेंट आ रही है। लेकिन बेटा एक बात सुनो, अक्सर ट्रेंड की वजह से या अक्सर डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, उनकी वजह से भी तो हमारी प्राइसेस पे अफेक्ट आता है कि नहीं? मैं बड़ी आसान सी मिसाल देता हूं। जब हमारे पास बकरा ईद का टाइम आता है, तो देखो मंडी तो थ्रू आउट भी लगती है ना, मंडी तो पूरा साल भी लग रही होती है, कसाई वगैरह जो होते हैं वो तो मंडी से जानवर खरीदते हैं। लेकिन ड्यूरिंग बकरा ईद, क्योंकि एक हमारी सुन्नत है, हमें वो करनी है, एक ट्रेंड है, डिमांड आपकी बढ़ जाती है जानवरों के लिए, जिसकी वजह से जानवरों की प्राइसेस भी बढ़ जाती है। अब अगर मैं इसी को और थोड़ा सा चेंज करूं, सर्दियां आ रही हैं। अब देखो हम गर्मी में तो गर्म कपड़े पहनेंगे नहीं, सर्दियां आना शुरू होंगी, डिमांड फॉर विंटर क्लोथ्स विल राइज। जब डिमांड फॉर विंटर क्लोथ बढ़ेगी, तो उसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि यार डिमांड में किस वजह से चेंज आ रहा है, प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है या अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रहा है, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। बड़ा क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, conclusion, the diagram clearly shows the difference between movement and shift, but in real life, demand is affected by many factors at once. This makes it harder to apply theory exactly as it's taught. कि भाई इन रियलिटी 50 तरह की चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर दें कि भाई इसकी वजह से अफेक्ट आ रहा है कि इसकी वजह से अफेक्ट आ रहा है। समझ गए बेटा बात को? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कैसे करनी है? देखो आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप एग्जाम नहीं दे रहे हो।
आप ये पूरा केस अपने सामने रखो, रजिस्टर उठाओ, मेरे नोट्स खोलो, डायग्राम्स को देखो, और जो जो चीजें मैंने लिखी हुई है ना उसको तरीके से फॉलो करते हुए पूरा आंसर कंस्ट्रक्ट करो। कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आप 2 घंटे लगा दो अपने आंसर पे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस होगी खुद आप लोगों की टाइम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है।